हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो हम करने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एस्टेट के लिए। तो आपको पता है हम एस्टेट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। और आज जो ये वीडियो है ये ऐसा नहीं है कि एस्टेट के लिए ही है, आप अदर एग्ज़ाम कोई भी दे रही है जिसमें जनगणना का टॉपिक आ रहा है, आपका 2011 की जो जनगणना है उसका अगर टॉपिक आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए एकदम बढ़िया वीडियो रहेगी। तो देखिए, ये जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका टीजीटी एसएसटी का जो ये पेपर होता है टीजीटी एसएसटी का, उसमें क्या होता है कि आपके जो जनगणना है उससे आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स होता है, आए ही आएगा। और साथ ही साथ 2021 का लास्ट ईयर का पेपर हमने देखा था, तो उसमें हमारे 2 क्वेश्चन जो है आए हुए थे। तो इसका मतलब जनगणना जो अगर आप जो टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो इसका मतलब आपके जो है इस तरीके से कई क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे चुटकियों में। तो हमें जो है जो बिल्कुल श्योरिटी है कि हाँ ये टॉपिक आएगा वो हमें अच्छे से कवर होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये होती है। साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इस का जो है यहाँ पर दिखाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगणना के बारे में जानना चाह रहे हैं, और आपको मैं बता दूँ जनगणना जो है हर साल भी होती है, ठीक है, हर साल भी होने वाली जनगणना होती है। पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जनगणना दशक के रूप में हो रही है, और आपको पता है कि भारत ने भी जो है दशकीय जनगणना को अपना रखा है। दशकीय जनगणना का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हर 10 साल में, दशक का मतलब क्या होता है, ठीक है, दशक अगर मैं पूछूं तो इसका मतलब क्या होता है कि हर 10 साल, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 2011 के दशकीय जनगणना में कितनी वृद्धि हुई, समथिंग इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 2001 से लेकर आपका जो 2011 है वो जो है आपके पूरे के पूरे 10 साल यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसमें आपकी दशकीय वृद्धि किस तरीके से रही है ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पुट आउट किया गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना की जाती है, और यह कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है दशकीय जो जनगणना है वो स्टार्ट किया था। उसी को देखकर जो है, यानी कि उसी से प्रेरित होकर और बाकी देशों ने भी स्टार्ट किया, और भारत उसमें से एक है। अब देखो, भारत की जो जनगणना है, अगर उसके 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में हम कुछ बात करें तो देखिए जनगणना क्या होती है। सबसे पहली बात तो यही कर लेते हैं कि जनगणना क्या होती है। जनगणना क्या है कि एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या की गिनती और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उनके बारे में जानकारी का संग्रह करना ही जनगणना होती है। मैं यहाँ पर इसलिए डेफिनेशन बता रही हूँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सिंपल डेफिनेशन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि टीजीटी एसएसटी है भाई, इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो देखो, यहाँ पर बताया गया कि एक देश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो संख्या है उनकी गिनती करनी कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो प्रेजेंट है हमारे देश में, ठीक है, और उनके जो आधिकारिक जो उद्देश्य है उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना। अब आधिकारिक उद्देश्य का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका मतलब यहाँ पर यह आ जाएगा कि जैसे कि साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, लिटरेसी जो रेट है वो कितना है भारत में, और जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है, और जैसे कि लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, सेक्स जो रेशियो वो कितना है, इस तरीके से जो है वो यहाँ पर देखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो डिसाइड किया था उसे हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपको बता दूं जो भारत है जनसंख्या के मामले पे दूसरे नंबर पे है, दूसरी रैंक है उसकी, हमने कल ही पढ़ा था अपने ज्योग्राफी की क्लास में। तो मैराथन सीरीज नहीं देखते हो तो देख लो, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कवर करवाए जाते हैं। साथ साथ में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो करो, जिससे आपको पता चलता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आते हैं, पूछे जाते हैं, और वो हमें कवर करने इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू हम टॉपिक्स जो अपने वो भी कवर करते हुए चलते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और देखो, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी क्या आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप देखो, भारत में जो जनगणना है उसे स्टार्ट करने का श्रेय किसको दिया जाए? उसको स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो लॉर्ड मेयो को दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड मेयो को दिया जाता है। तो यहाँ पर हम छोटी से छोटी चीज़ करते हुए भी चलेंगे। तो लॉर्ड मेयो को दिया जाता है, और इन्होंने कब स्टार्ट की थी? सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, या फिर कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, वो सारे क्वेश्चन इसी लाइन से निकल रहे हैं आपकी। भारत में जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो ने जो है स्टार्ट की थी, और 1872 में स्टार्ट की थी। यही आपकी फर्स्ट जनगणना कहलाएगी, और इसे लागू जो है
कब किया गया था, इसे लागू जो है 1881 में किया गया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। स्वीडन में पहली जनगणना जो है कब हुई थी, वो आपकी 1749 में हुई थी। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि भारत में कब पहली जनगणना हुई थी। अब देखो भारत में जो है ये हम पढ़ने वाले हैं अपनी 2011 की जनगणना। ये आपकी कौन सी वाली जनगणना है, ये आपकी 15वीं जनगणना है। अगर हम जो है हमने देखा कि ये तो हमारी स्वतंत्रता से पहले स्टार्ट हो चुकी है जनगणना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्वतंत्रता से पहले हमें मेंशन ना किया जाए, हमसे केवल पूछा जाए कि भारत की जनगणना 2011 जो है कौन सी जनगणना थी, और उसमें ऑप्शन दे दिए जाए तो उसमें हमारी 15वीं जनगणना आएगी वो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 15वीं जनगणना। पर अगर आपसे मेंशन कर दिया जाए कि स्वतंत्र भारत में, यानी कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद आपकी कौन सी जनगणना थी, तो वो आपकी 7वीं जनगणना रही है 2011 की। सिंपल है। अब देखो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। देखो जनगणना जो है, अगर उसका जो विश्लेषणात्मक जो रिपोर्ट है उसे अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भारत है, भारत में सबसे अधिक जो युवा आबादी जो है वो रहती है, यानी कि जो जनसंख्या है भारत की, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो कौन पाए जाते हैं, युवा पाए जाते हैं हमारे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और 2020 में जो है भारत के, ये कहा गया है कि भारतीयों की जो औसत आयु रहेगी, जीवन जीने की जो औसत आयु रहेगी, तो वो आपकी रहेगी 29 वर्ष, ठीक है। ये एवरेज जो यहाँ पर एज है वो बताई गई है भारतीयों की। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ जनगणना विश्लेषण जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है उसके थ्रू जो बातें बताई गई है वही यहाँ पर बताई जा रही है। अब आगे देखो 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अब तो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, अब जो नई जनगणना आएगी आपकी वो उसमें तो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो भारत की जो जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है वो है 121 करोड़, ठीक। तो जो विश्व की जनसंख्या का कितना है, वो है आपके विश्व की जनसंख्या का 17.5%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 17.5% जो है आपकी विश्व की जनसंख्या का है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे देखो 2001 से 2011 के दशक में जो भारतीय जनसंख्या है उसमें 17.7% की जो वृद्धि है वो देखी गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो दशकीय जो वृद्धि, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दशकीय जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, 10 साल में कितना हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, ठीक है, उसको दशकीय वृद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, 2001 से लेकर 2011 में क्या है, ये 10 साल पूरे यहाँ पर हुए, दशक हो गया ये हमारा। तो इस दशक में जो जनसंख्या में वृद्धि है वो कितनी हुई है भारत की, 17.7% है। ये हम इसे जो है इसलिए बोल देते हैं, आप ध्यान रखना, 17 पॉइंट, वैसे तो इसकी 64 जो परसेंट है, इतनी जनगणना में जो वृद्धि हुई है। पर यहाँ पर देखो जब आपको पता है पॉइंट के बाद जो है 5 से ज़्यादा नंबर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 6 आया हुआ है, तो इसे हम नेक्स्ट नंबर मान लेते हैं, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको पता ही होगी, मैथ अगर किसी को थोड़ी बहुत आती है तो उसे भी पता होगा ये तो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम इसकी जो है पिछले दशक की जनगणना की बात करें, यानी कि 2001 की जो दशकीय वृद्धि है अगर उसकी बात करें, तो उसको देखते हुए यहाँ पर क्या है, केवल 4% की जो वृद्धि है वो हुई है। और अगर ऑप्शन में जो 70.64 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो है 3% की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट करना है। अगर ऑप्शन में आपका 70.7 भी आ जाए और 17.64 भी आ जाए तो आपका ऑप्शन ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, 70.64 वाला। क्यों? क्योंकि यही जो जनगणना है रियल वाली दशकीय वृद्धि जनगणना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, हमारी जनसंख्या जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ठीक है, शहरों में रहती है और गांव में रहती है। अब शहरों में कितनी रहती है और गांव में कितनी रहती है ये हमें पता होना चाहिए। तो शहरों में अगर देखिए तो शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो हमारी जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या, वो कितनी है, 31.2% जो जनसंख्या वो शहरों में रहती है, यानी कि 37 लगभग 37 करोड़ जो जनसंख्या है वो कहाँ पर रहती है, शहरों में रहती है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पर गांव की बात करें तो गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक है, वो कितनी है, 68.8% जनसंख्या जो है गांव में रहती है। तो आप देख सकते हैं शहरों में कितनी कम है और गांव में कितनी ज़्यादा है, इस तरीके से। अब देखो जो जनगणना 2011 है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो गाँव हैं वो भी कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्रामीण जनसंख्या भी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, वो पाई जाती है हमारे हिमाचल प्रदेश जो हमारा है उसके अंतर्गत पाई जाती है, उसमें जो है हमारी ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में रहती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, भारत का जो राष्ट्रीय पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो जनसंख्या में अगर स्थिरता प्राप्त करने के लिए अगर भारत, मतलब कि आपको पता है कि भारत की दूसरी रैंक है,
जो जनसंख्या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट चीन की है, चाइना की, और दूसरी क्या है, भारत की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत को अगर जो है किसने कहा है, राष्ट्रीय पोर्टल जो है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, अगर जो भारत की जो जनसंख्या कहेंगे यहाँ पे जनगणना नहीं, अगर भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, उसमें स्थिरता लानी है, तो वहाँ पर क्या होगा, कितने वर्ष लगेंगे भारत को जो है ये आपका 2045 या जो आपका 2070 जो है उसमें जाकर ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। हम देखेंगे लिटरेसी रेट कितना रहा है, हमारा पॉपुलेशन का जो है कौन से राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है, इस तरीके से, और पुरुषों या फिर स्त्रियाँ जो हैं, महिलाएं जिन्हें कहा जाता है, उनके शिक्षा में कैसे जो है लिंगानुपात है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और लिंगानुपात वाला भी देखना है हमें, और भी काफ़ी सारे जो पॉइंट हैं उन्हें देखना है। और हमसे पूछा जाता है सिंपल, जैसे कि यहाँ पर यही ले ले कि भारतीय जनसंख्या जनगणना जो 2011 है उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी थी, कौन सा राज्य जो है इसमें से सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वाला राज्य है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा है 2011 के अकॉर्डिंग। इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पर पुट आउट किया जाता है। तो देखो, सर्वाधिक जो अगर जनसंख्या वाला राज्य देखा जाए, राज्य की बात हो रही है, ध्यान रखना आप, अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य देखा जाए, स्टेट देखा जाए, तो वो कौन सा है, सबसे पहले नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। उसमें 20 करोड़ तक की जनसंख्या जो है निवास करती है। 20 करोड़ तक के जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में, यूपी जो है एरिया वाइज भी वैसे बड़ा है, तो इसी कारण वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखिए। तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका जो महाराष्ट्र अगर दे रखा है, तो महाराष्ट्र जो है वो भी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जो लोगों की जनसंख्या वो महाराष्ट्र में रहती है उत्तर प्रदेश के बाद में। 11 करोड़, लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या रहती है। अब बिहार जो है थर्ड नंबर पे है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा में बिहार थर्ड नंबर पे है। अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो तब आप बिहार को टिक करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, अगर हम देखिए सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या जो है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो दिल्ली, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई गई है 2011 के अकॉर्डिंग। और वो कितने 1.67 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक, अब सबसे कम जनसंख्या वाले, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सबसे कम, बहुत कम लोग रहते हैं, वो कौन सा है? सिक्किम है। आपका ध्यान रखना है, सिक्किम बहुत छोटा सा है, आपको पता होगा सिक्किम क्या बिल्कुल छोटा सा, नेपाल और भूटान को अलग करता है सिक्किम। तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो सिक्किम बहुत छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत छोटा सा दिखाई देता है हमें। तो सिक्किम में 6 लाख की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है। 2011 के अकॉर्डिंग 6 लाख जनसंख्या वहाँ पर निवास करती थी। और सिक्किम जो है इसी वजह से सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगर सिक्किम ना हो तो मिज़ोरम जो है आपका सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख जनसंख्या जो है निवास करती है मिज़ोरम में। ठीक है, अब आगे देखो, सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है आपका, सबसे कम जिसमें आबादी रहती है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, वो आपकी कौन सी है? तो वो लक्षद्वीप होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक, लक्षद्वीप में 64,000 ही जो जनसंख्या है वो निवास करती है। तो सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य पे उसके अकॉर्डिंग टिक करना है आंसर को, और आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टिक करना है आंसर पर। अब चलिए आगे देखिए, जनसंख्या का जो घनत्व है वो जो है, यानी कि प्रति किलोमीटर पर, प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं। तो भारत में जो 2011 की जो जनगणना रही है उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या का घनत्व जो है वो कौन से वहाँ पर पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या जो है कौन से उसमें सबसे ज़्यादा जो है उसका घनत्व पाया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन सा है? आपका बिहार है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, बिहार जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार ना दे रखा हो तो पश्चिम बंगाल जो है आपका सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अब देखो, उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ये यहाँ पर ऑप्शन, ये दोनों के दोनों यहाँ पर गलत दे रखे हैं, क्योंकि ये जो है आपके यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, तो इसे आप स्किप कर दो यहाँ से। अब देखो आगे,
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका जो है दिल्ली है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर ले आइए और इसको यहाँ पर ले आइए, पर ये ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे एज इट इज़। इसका मतलब क्या है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाता है तो वो आपका कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा और मिजोरम होगा। अरुणाचल प्रदेश इसमें फर्स्ट नंबर पे, मिजोरम इस पे सेकंड नंबर पे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। और अगर उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो वो आपका दिल्ली होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो वो आपका दिल्ली होगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अभी तो हमने देखा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था हमारा। पर अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो वो अंडमान और निकोबार है। ठीक है, अंडमान और निकोबार है और ये आपका बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब चलो आगे चलते हैं। भारत की अगर हम दशकीय विकास की दर अगर हम यहाँ पर देखें 2011 की, जैसे मैंने आपको बताया दशकीय जो विकास दर है वो क्या होती है, 2001 से लेकर 2011 तक जो है कि 10 वर्ष हो गए हैं तो उसमें जो है कितनी वृद्धि हुई है, ये होती है आपकी दशकीय विकास दर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के उसमें देखेंगे। अभी हमने ऊपर देख लिया था कि हमारी जो है भारत की अगर नॉर्मल भारत की पूछी जाए उसमें ना राज्य पूछा जाए ना केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए और पूछा जाए भारत की कितनी है तो आपके 17.64 है। और इसे हम किस तरीके से लिख देते हैं, इसे हम 17.7 लिख देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, परसेंट, ये रहा परसेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम राज्य की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा विकास दर जो है इन 10 वर्षों में रही है तो वो मेघालय ने जो है सबसे ज़्यादा जो है मेघालय जो है ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा जो है दशकीय विकास करा है। ठीक है, 2011 में सबसे ज़्यादा दशकीय विकास करा है, इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा विकास करा है। और कितना किया है? 27.9% तक किया है। अरुणाचल प्रदेश जो है सेकंड नंबर पे आता है इसमें और इसने जो है 26% किया है। आपको ध्यान रखना है, अगर मेघालय ना दिया जाए तो आप अरुणाचल प्रदेश को टिक करेंगे। अब देखो आगे चलते हैं। और उच्चतम अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए जिसका दशकीय विकास सबसे ज़्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, अभी हमने राज्य की बात की, अब हमसे यूनियन टेरिटरी पूछ ली जाए तो वो कौन सी होगी? नागालैंड होगी। आपको ध्यान रखना है, नागालैंड ने जो है हमारा जो विकास जो है इस तरीके से किया है। अब देखो केरल जो है, केरल सेकंड नंबर पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी उल्टा दे दिया गया है, यहाँ पर भी उल्टा दे दिया गया है। एक बार दोबारा देखो, नागालैंड और केरल जो है आपके सबसे कम विकास दर वाले जो राज्य हैं वो नागालैंड और केरल होंगे और उच्चतम विकास दर वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा? दादर नगर हवेली होगा। दादर नगर हवेली जो है केंद्र शासित प्रदेश है और इसने जो है सबसे ज़्यादा जो विकास है वो किया था। ठीक है, दशकीय विकास किया था। और सबसे कम जो विकास दर वाला अगर राज्य पूछा जाए तो वो नागालैंड है और इसने जो है सबसे कम विकास जो है -0.6% जो है विकास किया था। आपको ध्यान रखना है, नागालैंड ने। ठीक है, सबसे कम जो विकास वाला राज्य है वो आपका नागालैंड है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर केरल है। ठीक, केरल जो है अच्छी चीज़ों में आगे है, यानी कि जैसे अगर हमसे पूछा जाता है साक्षरता दर में सबसे अच्छा जो कौन सा? केरल है आपका। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है, इसी वजह से जो है उसने जो है दशकीय विकास भी जो बहुत अच्छा किया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम जो विकास दर वाले राज्य है वो कौन सा है? केरल और नागालैंड है। नागालैंड फर्स्ट नंबर पे है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए जिसमें सबसे ज़्यादा जो उच्च विकास दर की है वो आपकी दादर नगर हवेली। आप चलो आगे देखो, सबसे कम विकास दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है आपका लक्षद्वीप। इसे करेक्ट कर लेना, ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक, आगे चलो। भारत की लिंगानुपात जो जनगणना है 2011 की उसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर देखेंगे सेक्स रेशो बताई गई है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो है कितनी महिलाएं जो हैं वो हैं। ठीक है, उस राज्य में ये जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक राज्य में हर प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है और फिर इसके बाद तमिलनाडु आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले केरल है और उसके बाद जो है तमिलनाडु आता है जिसकी जो है अच्छा लिंग अनुपात है, मतलब कि बराबर जो है सबसे ज़्यादा बराबर लिंग अनुपात कौन से राज्य में पाया जाता है? वो है केरल और उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है। और इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में जो लिंगानुपात सबसे अच्छा जो है वो किसका है?
वो आपका जो है पुडुचेरी का है, ठीक है, पुडुचेरी का ये ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, पुडुचेरी का है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो आपका कौन सा है, हरियाणा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना हरियाणा है। पर हरियाणा बहुत अच्छे से अब विकास कर रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो चीज़ें हैं वो चला रहा है, तो इस वजह से काफ़ी हद तक जो है सुधार हुआ है। तो आने वाली जो जनगणना रहेगी उसमें जो है काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो हरियाणा में जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कम रहा है हरियाणा राज्य में, और इसके बाद जम्मू कश्मीर आता है आपका, ठीक है। और पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है बहुत अच्छा जो है लिंगानुपात रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अगला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा रहा है, वो आपका जो है दमन और द्वीप जो है वो रहा है, ठीक है, दमन और द्वीप जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। अब देखो आगे चलते हैं, भारत की जो साक्षरता दर है 2011 उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो उच्चतम साक्षरता दर वाले राज्य अगर हम देखें जिसमें महिला और पुरुषों की जो अच्छी साक्षरता दर रही है, लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि शिक्षा काफ़ी अच्छी रही है। कहाँ पर रही है, कौन से राज्य में सबसे अच्छी शिक्षा जो है, सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हुई है। सबसे अच्छी का मतलब ये नहीं है क्वालिटी वाइज, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कितने जो पुरुष और महिलाएं जो हैं उनको मिलाकर अगर देखा जाए, समग्र रूप से देखा जाए, तो जो शिक्षा है वो जो है प्राप्त हुई है लोगों को। कितने मतलब कौन से राज्य ऐसे हैं, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हुई है, भारत का कौन सा राज्य ऐसा है। अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल होगा, यहाँ पर 94% तक लोगों को शिक्षा प्राप्त हुई है। तभी तो केरल के जो व्यक्ति होते हैं पढ़े लिखे काफ़ी होते हैं, समझदार होते हैं, और इनकी पॉपुलेशन भी कम है इसी वजह से। मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम इसके बाद आता है और इसने 91.3% तक जो है साक्षरता दर पाई गई है मिज़ोरम में, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, उच्चतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है 91.8% तक साक्षरता दर पाई जाती है, ये है केंद्र शासित प्रदेश पाई गई थी 2011 में। तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है लक्षद्वीप में जो है साक्षरता दर जो है लिटरेसी रेट है या फिर शिक्षा प्राप्त करने वाला, सबसे ज़्यादा शिक्षा जो है देने वाला, या फिर उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा पाई गई है, सबसे ज़्यादा शिक्षा की दर पाई गई है, वो आपका लक्षद्वीप। आगे चलते हैं, सबसे कम साक्षरता वाले दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर पाई गई है, कौन से राज्य में पाई गई है, तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पाई गई, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसके बाद आता है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य किसमें, महिलाओं को लेकर सबसे कम साक्षरता दर किसमें पाई गई है, बिहार में पाई गई है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो सब आपको क्या करना है, आपको जो है फर्स्ट वाला जो है अगर इसे याद कर लेते हो तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि फर्स्ट वाला ना आए ऑप्शन में, तो आपको सेकंड वाला होना चाहिए याद। इसलिए मैंने ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दोनों चीज़ें बताई हैं कि फर्स्ट पे कौन है और सेकंड पे कौन है। अब देखो सबसे कम साक्षरता दर अगर पुरुषों की देखी जाए, मेल की जो है सबसे कम जो पुरुष हैं पढ़े लिखे कहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है, कहाँ पर जो है पुरुषों को शिक्षा प्राप्त नहीं होते हैं, वो वाला राज्य कौन सा है, वो भी आपका बिहार है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिहार जो है इसमें सबसे कम जो साक्षरता दर वो पाई गई है, और फिर राजस्थान जो है इसमें पाई गई है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखिए जो अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे कम साक्षरता दर वाले जो राज्य हैं जिसमें महिलाओं की सबसे कम साक्षरता दर है, वो आपका ऑप्शन जो है आपका बिहार जो है आपको ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो पुरुषों की सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो राजस्थान, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान को ही आपको क्या करनी है, वरीयता देनी है अगर राजस्थान ऑप्शन में आता है तो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलो आगे, सबसे कम साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा, दादर और नगर हवेली रहा है, ठीक है, इसमें सबसे कम साक्षरता दर पाई गई है। अब देखो आगे चलते हैं, भारत की अगर श्रेणीवार अगर हम देखें, श्रेणी के अकॉर्डिंग देखें, जो अनुसूचित जाति होती है, जो अनुसूचित जनजाति होती है, उनकी जनसंख्या कितनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, कितनी वृद्धि हुई है, इस तरीके से अगर हम देखें तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो अगर हम जो उच्चतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश आपका आता है, ठीक। तो इसमें जो है अगर हम देखें, राज्य भी देखिए और केंद्र शासित प्रदेश भी देखें, तो उसमें जो है अगर अनुसूचित जाति वाला देख रहे हैं, अनुसूचित जाति जो है
वो सबसे ज़्यादा कौन से उसमें पाई जाती है? भारत के कौन से राज्य या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश तो है ही नहीं इसमें, तो कौन से भारत के कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसे उत्तर को आप करेक्ट कर लीजिएगा, तो यूपी में पाई जाती है। ठीक, अब आगे देखो, ऐसी जनसंख्या की जो उच्चतम जो परसेंट है वो वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो पंजाब होगा इसमें। ठीक, और फिर अगर आपसे पूछा जाए उच्चतम एसटी, ये एसटी है और वो एससी था। ठीक है, अब देखो उच्चतम एसटी वाले जो जनसंख्या वाले जो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। अभी तक फिलहाल जो है इस वाले टॉपिक से ये वाला जो है आपका ये श्रेणी वाला जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मैं बताऊंगी कहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो एसटी जनसंख्या की उच्चतम परसेंटेज वाला जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो लक्षद्वीप यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो उच्चतम एसटी जनसंख्या वाला जो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश मध्य प्रदेश भी लिख रखा है। ये स्लाइड जिससे आज मैंने बनाई, मेरी आज तबीयत खराब थी और मैंने जिससे आपकी स्लाइड बनवाई उसने थोड़ा सा उल्टा फुल्टा कर रखा है, पर मैं करेक्ट करती चल रही हूँ साथ साथ में। देखो ये वाला जो है इसका मैं आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगी। ये वाला जो है आपका टॉपिक है, इससे तो जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले आपके प्रीवियस में। आपका जो क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है ये साक्षरता दर से पूछा जाता है, इसे बहुत अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से। ठीक है, और आपका जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? लिंग अनुपात से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसे भी बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, और दशकीय वृद्धि जो है अभी तक फिलहाल दशकीय वृद्धि, अभी तक हमने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं उसमें दशकीय वृद्धि जो है केवल ये पूछी गई थी कि भारत की दशकीय जो वृद्धि है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग कितनी रही है? तो वो आपकी 70 जो कितनी थी आपकी 77.64। ठीक है, इस तरीके से ये रही थी। ठीक, अब देखो यहाँ से पूछा जा रहा था आपका, और जनसंख्या वाला जो है पॉपुलेशन वाला जो है ये भी आपका यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हें बहुत अच्छे से कर लो, जितने अच्छे से करोगे ये जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना ये भी बहुत अच्छे से कवर कर लो, जिससे आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो 77 नहीं थी, ये 17.7%। ठीक, पर इसे जो है हम किस तरीके से और लिखते हैं, इसे हम जो है इस तरीके से 64% इस तरीके से भी लिखते हैं दशकीय वृद्धि को। अब देखो इसी के साथ आपकी जो जनसंख्या वाला टॉपिक है कवर होता अच्छे तरीके से। और अगर वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो रखी थी, ये जो हमारी ये जो PDF थी इसमें थोड़ी गलती हो रखी थी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर मैंने साथ साथ में करेक्ट करते हुए भी चली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि वीडियो कैसे लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।